हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम लोग इस काई चिकित्सा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो टॉपिक नंबर 7 का थर्ड व्याधि है जिसका नाम है वात रक्त, इसको हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काय चिकित्सा में हमें दो चीजें कवर करनी है, एक तो संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक, और दूसरा कवर करना है हमें उसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है। अकॉर्डिंग टू चरक चिकित्सा स्थान ही हम लोग जाएंगे और उसका संशमन चिकित्सा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ संशमन योग उसमें जो आते हैं हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे संप्राप्ति के बारे में कि कैसे आखिर वात रक्त डेवलप होता है और उसके बाद हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले आचार्य ने क्या बोला है कि वायु में सूक्ष्म गुण होता है और सरगुण होता है। मेनली क्या कौन सा डोमिनेंट गुण है? सूक्ष्म गुण और सरगुण। इसमें विकृति आने की वजह से जो विकृत हुई वायु है वो पूरे स्रोतसों में फैलती है। ठीक है, पूरे स्रोतसों में घूमती है और फिर वो संधियों में जाकर के वहां पे रुक करके वात रक्त को डेवलप करती है। वैसे ही रक्त धातु में क्या होता है? द्रव गुण होता है और इसमें भी सरगुण होता है। तो वो भी क्या करता है? वात के साथ पूरे स्रोतसों में जाता है, फैलता है और साथ में वात रक्त को डेवलप करता है। तो ये तो था थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन। युक्त निदानों का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ वात का ही प्रकोप नहीं हो रहा है, साथ में रक्त की दुष्टि भी हो रही है। साथ में क्या हो रही है? रक्त की दुष्टि भी हो रही है, क्योंकि दो तरीके के निदानों का सेवन किया जा रहा है। वात प्रकोपक निदान का भी सेवन हो रहा है और रक्त को दूषित करने वाले कारणों का भी सेवन किया जा रहा है। तो जो प्रकोपित हुआ वात है वो क्या करेगा? दूषित हुए रक्त को और भी ज्यादा दूषित करता है और उसके साथ शरीर के जितने भी सिराएं हैं, जितने भी वेसल्स हैं, उसके थ्रू पूरे शरीर में वो क्या हो जाता है? व्याप्त हो जाता है। किसके साथ? दूषित रक्त के साथ। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वात रक्त जो है वो मेटाटार्सल, जो फर्स्ट मेटाटार्सल जो जॉइंट है उसमें ही क्यों डेवलप होता है? तो आचार्य कहते हैं कि इसमें गमन मार्ग में टेढ़ी संधियां आ जाती हैं। जो वात दूषित रक्त को गमन करते हुए ले जा रहा है, व्याप्त करते हुए ले जा रहा है, तो उसके राह में क्या हो जाता है? टेढ़ी संधियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से संधियों के टेढ़ेपन की वजह से जो वात है और रक्त की गति है उसका अवरोध हो जाता है, जिसके कारण वात रक्त का संधि स्थान पर स्थान संश्रय हो जाता है। ठीक है, जिन संधियों में स्थान संश्रय होता है उन संधियों में वहां पे क्या होता है? असह्य वेदना होती है। मतलब ऐसी वेदना होती है जिसको सहन नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है वहां पे। ऐसे ही वात रक्त व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार षट क्रिया काल में तोड़ लेते हैं। तो संचय अवस्था है, इसमें क्या होगा? हम लोग निदान का सेवन करेंगे। प्रकोप अवस्था में क्या होगा? तो वहां पे वात का प्रकोप होगा, उसके साथ रक्त की दुष्टि भी होगी। प्रसव अवस्था में क्या हो रहा है? जो प्रकोपित हुआ वात है वो रक्त के साथ पूरे शरीर में सिराओं के थ्रू वहां पे संचरण करता है और संचरण करते टाइम जो वात के साथ रक्त है उसकी गति में क्या हो जाता है? अवरोध हो जाता है। क्यों होता है? वक्र संधियों के कारण। वक्र संधि उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसके अवरोध कर देते हैं। फिर स्थान संश्रय। स्थान संश्रय में क्या होगा? संधि स्थान पर वहीं पे क्या करेगा? वो स्थान संश्रय कर लेगा। फिर व्यक्त अवस्था में व्याधि का स्वभाव सबसे पहले पाद मूल में, यानी कि जो मैंने बोला मेटा टार्सल, जो फर्स्ट मेटाटार्सल वहां पे जो है वो व्यक्त अवस्था दिखाई देती है और भेद अवस्था में फिर वात रक्त वहां पे डेवलप हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संप्राप्ति घटक देखोगे तो दोष क्या है? वात और रक्त है। तुष्य में यहाँ पे क्या है? धातु में रस, रक्त और मांस है और धातु मल में है यहाँ पे पित्त। अधिष्ठान में क्या है? संधि है। विशेषता जो छोटी संधियां हैं त्वक है और मांस है। और उद्भव स्थान में यहाँ पे छोटी संधियों में पाद, अंगुष्ठ, मूल में वहां पे डेवलप होता है और पक्वाशय, युत्थ। व्यक्त स्थान कहाँ पे है? छोटी संधियों में ही है और त्वचा में है। संचार स्थान कहाँ पे है? तो सर्व शरीर भी बोल सकते हैं, लेकिन रक्तवश स्रोतसगत, यानी कि जो भी वेसल्स, धमनियां जहां जहां जाती हैं तो उसके बीच में जो जो अवयव होते हैं वो सभी संचार स्थान है। फिर स्रोतस की बात करें तो रक्तवश स्रोतस की व्याधि है ये। श्रोतो दृष्टि में यहाँ पे संग हो रहा है और विमार्ग गमन हो रहा है। व्याधि का स्वभाव कैसा रहेगा? तो चीरकारी रहेगा। साध्यता असाध्यता देखे तो ये कृच्छ साध्य है, या फिर अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्टेज में चला गया है तो ये याप्य हो जाता है। रोग भेद से अगर देखे तो इसके दो भेद होते हैं, एक उत्तान वात रक्त होता है, एक गंभीर वात रक्त होता है।
वातरक्त का अगर तुम स्थान देखोगे तो दोनों हाथ दोनों पैर में सबसे पहले ये स्थान बनाता है और उसके बाद ही पूरे शरीर में स्थान संचय करता है। ठीक है, विशेष रूप से देखें तो इस व्याधि का जो प्रकोप है वो कहाँ देखने को मिलता है? हस्त में, पाद में, अंगुली में और संधियों में देखने को मिलता है। तो ये मैंने भेद बता ही दिया। आश्रय भेद से कितने हैं? 3 है। पहला 2 हमने देख लिया कि उत्तान वातरक्त और गंभीर वातरक्त, और जो तीसरा टाइप है वो क्या है? मिक्स है, यानी कि उभय आश्रित वातरक्त। दोषों के भेद से यहाँ पे 8 होंगे, क्योंकि यहाँ पे द्वंद्वज वातरक्त को इन्होंने तोड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 6 लिखा है। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, द्वंद्वज और सन्निपातज, ये जो है वो ये वातरक्त के टाइप्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं, हमने क्या डिस्कस किया अभी? संप्राप्ति डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी चिकित्सा। तो चिकित्सा सिद्धांत में आचार्य ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे हमने वातरक्त को आश्रय भेद से 2 भेद में बांटा, एक उत्तान वातरक्त और एक दूसरा है गंभीर वातरक्त, तो वैसे ही आचार्य ने क्या किया है? चिकित्सा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है बहि परिमार्जन चिकित्सा और दूसरा है अंतः परिमार्जन चिकित्सा। तो ये जो बहि परिमार्जन चिकित्सा है वो विशेषकर उत्तान वातरक्त के लिए इन्होंने बताया है, जिसमें क्या आता है? आलेप करना है, अभ्यंग करना है, परिषेक करना है और उपनाह लगाना है। मतलब कंप्लीटली एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है। किसमें? उत्तान वातरक्त में। वहीं गंभीर वातरक्त के लिए विशेष चिकित्सा क्या बताई गई है? अंतः परिमार्जन चिकित्सा, जिसमें विरेचन, स्नेहपान और आस्थापन बस्ती का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि बस्ती का प्रयोग वात रक्त में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो मेनली अगर गंभीर वात रक्त है तो उसमें हम लोग अंतः परिमार्जन चिकित्सा करेंगे, जिसमें विरेचन है, स्नेहपान है और आस्थापन बस्ती है। और उन्होंने बोला है कि बस्ती जो है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चिकित्सा सिद्धांत आता है वो आता है रक्त विश्रावण का, यानी कि रक्त मोक्षण का। रक्त मोक्षण कैसे करना है वो देखते हैं। तो आचार्य ने कहा है कि रक्त मोक्षण करने से पहले स्नेहन क्रिया करके विरेचन कर्म करा लेना चाहिए। जो रोगी है अगर उसका रक्त मोक्षण करना है तो पहले स्नेहपान वगैरह करा करके विरेचन करा लो, उसके बाद ही तुम रक्त मोक्षण करना। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि रक्त मोक्षण करना कैसे है? तो अगर वातज रोग है तो उसमें तुम श्रुंग से रक्त मोक्षण करो, अगर पित्तज प्रधान वातरक्त है तो उसमें जलोका से, और अगर कफज प्रधान वातरक्त है तो हम लोग अलाबू का यूज करेंगे। और वैसे ही हम लोग सूची का, प्रक्षान का और शिरावेद के द्वारा भी जो कुपित हुए दोष हैं उसके अनुसार, रोग के बल के अनुसार हम लोग रक्त मोक्षण करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आचार्य ने क्या किया है? विशेष चिकित्सा बताई है कि अगर वात प्रधान वातरक्त है तो कैसे चिकित्सा करनी है, अगर वहीं पे पित्त प्रधान है, कफ प्रधान वातरक्त है तो उसमें कैसे चिकित्सा करनी है। तो देखो, वात प्रधान वातरक्त है तो उसमें चिकित्सा सिद्धांत में क्या बताया आचार्य ने कि घी का, तेल का, वसा का, मज्जा का, इनका पान भी करना है, इसी से अभ्यंग भी करना है, और इसी घृत, तेल, वसा, मज्जा का यूज हम लोग अनुवासन बस्ती के लिए भी करेंगे। ठीक है, और उष्ण उपनाह का भी वहां पे प्रयोग करने के लिए बोला है वात प्रधान वातरक्त में। सेकंड है पित्त या फिर रक्त प्रधान वातरक्त के लिए क्या चिकित्सा सिद्धांत है? सिंपल है, ये सब हम लोग जानते हैं। अगर पित्त दोष है तो उसके लिए मेन चिकित्सा क्या करते हैं? शोधन के लिए विरेचन करते हैं, घृत पान कराते हैं, उसको दूध का पान कराते हैं, जो शीतल औषधि का सेवन कराते हैं वहां पे, परिषेक करेंगे या फिर अनुवासन बस्ती देंगे। और अगर लेप वगैरह भी करना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? शीतल या फिर दाह शामक प्रलेप का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कफ प्रधान वातरक्त में क्या चिकित्सा सिद्धांत होना चाहिए? तो सबसे पहले मृदु वमन करो, मृदु वमन करना है। सेकंड है स्नेहन, लेकिन स्नेहन भी यहाँ पे मृदु स्नेहन करना है, माइल्ड करना है, क्योंकि कफ प्रधान है, इसलिए हम लोग अगर ज्यादा स्नेहन कर दिए तो वो और बढ़ जाएगा। फिर परिषेक भी करना है, परिषेक करना है, लेकिन हम लोग जो द्रव्य यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए? कटु तिक्त कषाय रसात्मक होना चाहिए, उष्ण वीर्य वाला होना चाहिए। मृदु लंघन करने के लिए बोलेंगे और कोष्ण लेप का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना जो चिकित्सा सिद्धांत है वातरक्त का वो देख लिया। अब इसके बाद हम लोग संशमन चिकित्सा देखेंगे। अब इसको करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या? या तो तुम वात रक्त का अंश अंश कल्पना कर लो, यानी कि वात का कौन सा गुण बिगड़ रहा है,
रक्त का कौन सा गुण बिगड़ रहा है, उसके बेसिस पे तुम जो द्रव्य यूज करने वाले हो उसको अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर वात रक्त व्याधि का पेशेंट आता है तो मुझे तिक्त मधुर रस वाले ही द्रव्य यूज करने हैं, मधुर विपाक वाले ही द्रव्य यूज करने हैं, शीत या फिर अनुष्ण द्रव्य ही यूज करने हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर माइंडसेट बना के चलेंगे ना कि वात रक्त में ये रस पंचक वाले ही द्रव्य यूज करने हैं, तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में लिखने में आसान होगा और हर एक द्रव्य का देखो, हर एक कल्प का, हर एक द्रव्य का रस पंचक तुम याद करने जाओगे और उसका मोड ऑफ एक्शन समझने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग क्या करें कि वात रक्त का अंश कल्पना करते हैं। ये समझने के बाद इससे रिलेटेड मैं कोई भी कल्प लिखता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा कि कोई भी कल्प होगा वो इन्हीं सभी जो मैंने प्रोटोकॉल बनाया है रस पंचक में से ही होगा, क्योंकि वात रक्त में यही जो है वो यूज ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि अमृताधिक्वात, तो अमृताधिक्वात क्या होता है, तिक्त तो होता है, कषाय होता है, थोड़ा मधुर होता है, फिर मधुर विपाक में चला जाएगा क्योंकि अमृता है वहां पे, ठीक है ना। गुडुचि है, गुडुचि का मधुर विपाक होता है, तो गुडुचि को इसलिए बेस्ट माना गया है ना, क्योंकि जब वात और रक्त का तुम देखोगे तो दोनों का अलग अलग चिकित्सा है और हमें दोनों को मिक्स करके ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। और कोकिलाक्ष आदि कषाय है, अमृता आदि गुगुल है, कैशोर गुगुल है, तो ये सब जो है ना मैं अगर लिखूंगा एग्जाम में तो ये सभी जो मैंने प्रोटोकॉल बनाया उसको उसमें मिक्स करके उसको लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो वात रक्त, वात रक्त में दो चीजें हैं हम जानते हैं, पहला है वात है और दूसरा है रक्त, ठीक है। संप्राप्ति हम पढ़ के आ चुके हैं, कैसे क्या विघटन होता है, संप्राप्ति हम देख चुके हैं, कोई नहीं बोलेगा कि वात रक्त की संप्राप्ति नहीं आती है, ठीक है। तो वात का कौन कौन सा गुण बिगड़ रहा है, देखो इसमें सूक्ष्म गुण भी इन्वॉल्व रहता है, रुक्ष गुण, सर गुण, खर गुण और चल गुण, इन सभी गुणों में क्या हो रही है, विकृति आ रही है, ठीक है। और रक्त में इसका तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण, द्रव्य गुण। अभी रक्त का ऐसा अगर बोलोगे तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक गुण नहीं बताया, लेकिन पित्त का तो बताया है ना, तो पित्त अगर बिगड़ेगा तो रक्त ऑटोमेटिकली बिगड़ेगा, तो इसीलिए पित्त का जो तीक्ष्ण उष्ण और द्रव्य गुण है वही विकृत होकर रक्त को भी विकृति करता है, विकृति उत्पन्न करता है, ठीक है। और अभी हम लोग अगर इन सभी गुणों को ट्रीट करने जाए तो क्या हम स्निग्ध और गुरु गुण से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम देखोगे रुक्ष गुण, खर गुण, ये सब जो है वो किससे हम ट्रीट कर सकते हैं, स्निग्ध गुण से ट्रीट कर सकते हैं। फिर अगर तुम देखोगे चल गुण है, सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म गुण है, तो ये हम लोग गुरु गुण से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि गुरु गुण कैसा स्थूल होता है तो स्थूल से सूक्ष्म गुण का नाश कर देगा, और चल गुण, गुरु गुण थोड़ा सा मंद भी होता है तो वहां पे मंदता से चल गुण का भी वहां पे नाश कर देगा। और सेम हम लोग तीक्ष्ण उष्ण और द्रव्य गुण को हम लोग कैसे, शीत और मंद गुण से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, अगर एकदम बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कल्प, कौन सा क्वाथ, कौन सी वटी, कौन सा रस या फिर कौन सा गुगुल या फिर कौन सा घृत यूज करना है। तो देखो सबसे पहले वात रक्त में तुम्हें कौन सा रस यूज करना है, तिक्त रस, मधुर रस। कौन सा गुण यूज करना है, तो स्निग्ध और गुरु गुण ही यूज कर सकते हो। वीर्य में देखो, वीर्य में कंडीशनल है, अगर डिजीज एक्यूट स्टेज में है यानी कि उत्तान वात रक्त है जहां पे इन्फ्लामेशन के तुमको साइंस बहुत ज्यादा अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, तब तुम वहां पे यूज करोगे शीत वीर्य वाले। और उसके बाद अगर क्रॉनिक डिजीज है, अब हम सब जानते हैं कि कोई भी व्याधि अगर क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है तो क्या हो जाता है, वो वातज व्याधि हो जाता है, तो इसलिए हम लोग वहां पे अनुष्ण शीत या फिर माइल्ड उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों का यूज करेंगे। और विपाक में हमेशा यहाँ पे मधुर विपाक का ही यूज करना है। अब थोड़ा सा इसका रीजन समझते हैं। तो देखो सबसे पहला है तिक्त रस, तिक्त रस को मैं टी से लिख रहा हूं, तो ये क्या करता है, रक्त का प्रसादन करता है, रक्त का प्रसादन करता है। और क्या करता है, आम का भी पाचन करता है, आम पाचन, रक्त प्रसादन और आम का पाचन करता है, इसलिए ये अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि तिक्त रस, कसाई रस, ये तो वात को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वात को नहीं बढ़ाए उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तिक्त मधुर रस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, मधुर रस का भी प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो जो बिटरनेस है, जो तिक्तता है, वो उस द्रव्य का मधुर रस से थोड़ा कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, मधुर रस वात को बढ़ने नहीं देगा, वात को बढ़ने नहीं देगा। और क्या करेगा, ब्रूहण भी करेगा, साथ साथ में क्या करेगा, ब्रूहण भी करेगा, क्योंकि वात के रुक्षता, खरता, सूक्ष्मता से क्या हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा लेखन कर्म हुआ है, ठीक है ना। वहां बहुत ज्यादा इमेसिएशन होगा, बहुत ज्यादा वहां पे कृश्यता आ जाएगी, इसलिए वहां पे ब्रूहण की भी आवश्यकता है।
उसके बाद हम देखते हैं स्निग्ध गुण में। स्निग्ध गुण डायरेक्टली किसको ट्रीट कर लेगा? जो लघु गुण है, जो रुक्ष गुण है वात का, जो खर गुण है, इसको ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वात ने बहुत ही डीप लेवल पे जाके, जब गंभीर वात रक्त डेवलप होगा, डीपर टिश्यू लेवल पे जाकर के वात ने जो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन चालू किया है, वो स्निग्ध गुण क्या करेगा? उसको कंट्रोल में लाएगा। और कंट्रोल में ला करके जो भी पेन वगैरह भी है, जैसे शूल वगैरह भी है, उसको भी वहां पे कम करेगा। ठीक है, गुरु गुण भी सेम काम करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग वीर्य की। तो वीर्य में हमने शीत वीर्य क्यों लिया है? अभी हम जानते हैं कि जैसे जो रक्त है, रक्त का हमने देखा, रक्त का कौन कौन सा गुण जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहला है तीक्ष्ण गुण। बेसिकली रक्त का गुण ना बोल के पित्त का गुण हम बोले तो तीक्ष्ण गुण जो है वो, उसमें विकृति आ रही है, वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस, बर्निंग, ये सब जो भी इन्फ्लामेशन के साइंस रहेंगे वो तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेंगे। उष्ण गुण, उष्ण गुण से भी वहां पे दाह रहेगा। तो तीक्ष्ण और उष्ण गुण को कंट्रोल करने वाला कौन कंट्रोल करेगा? शीत वीर्य कंट्रोल करेगा। अगर एक्यूट स्टेज में है तो हम लोग शीत वीर्य वाले द्रव्य यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? रक्त की जो विकृति हुई है उसको कंट्रोल करेगा, इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करेगा। और अनुष्ण शीत या फिर माइल्ड उष्ण कब यूज करेंगे? जब क्रॉनिक स्टेज है, मतलब वहां पे इन्फ्लामेटरी स्टेज नहीं है। ठीक है, जो रक्त का द्रव्य गुण में विकृति आया है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जो हम तिक्त और कषाय रस यूज कर रहे हैं वो द्रव्य गुण का शोषण कर लेगा ना, तो द्रव्य गुण का शोषण कर लेगा तो ऐसे ही वो ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अंश अंश कल्पना करके अगर हम सोचेंगे तो हम लोग ये वाला जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है वो हम सारे कल्प में लिख सकते हैं लगभग। क्योंकि अगर तुम वात रक्त में देखोगे तो उसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो इन्हीं सब रस गुण वीर्य विपाक को यूज करके ही होता है। ठीक है, उसके बाद विपाक। तो हम जो द्रव्य यूज करेंगे उसका विपाक मधुर ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मधुर रस होता है वो वात पित्त हर होता है। और इसमें क्या हो रहा है? वात रक्त में वात का जो रुक्ष गुण है, जो खर गुण है, जो सूक्ष्म गुण है, उसके कारण अंदर मतलब डीपर लेवल पे जाके रुक्षता डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? रुक्षता डेवलप हो रहा है, इमेशिएशन हो रहा है। तो मधुर विपाक क्या करेगा? इस रुक्षता को कम करेगा और वापस से उसको नॉर्मल स्टेट में लाने का काम करेगा, यानी कि ब्रूहण करेगा, उसका लुब्रिकेशन करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने प्रोटोकॉल बनाने का ट्राई किया है। तो अगर कुछ भी नहीं समझा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और इजी करने का ट्राई करूंगा। और अब हम चलते हैं कल्प को डिस्कस करने। तो देखो यहाँ पे है संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में हमारे पास जो भी तुम्हें याद रह जाए उसको याद कर लो। मैं तो बोलूंगा कि हर एक में से दो दो तो कम से कम याद रखना। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारे पास रस, भस्म और पिष्टि। तो मात्रा कितनी देनी है? 125 से 250 मिलीग्राम मात्रा देनी है, मधु के अनुपान के साथ देना है। कौन कौन सा याद रखोगे? एक तो मैंने याद रखा है रस माणिक्य रस, और दूसरा चंद्रकला रस। ठीक है, उसके बाद है चूर्ण। चूर्ण की मात्रा कितनी होगी? 3 से 5 ग्राम। अनुपान क्या रहेगा? कोष्ण जल। इस तो एक ये याद रख लो, चोप चीनी आदि चूर्ण, क्योंकि ये यूरिक एसिड को कम करने में अच्छा रहता है। और दूसरा गुड़ुची आदि चूर्ण, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर आता है क्वाथ। क्वाथ की मात्रा हम लोग रखेंगे 15 to 20 ml, इसकी मात्रा होनी चाहिए। अनुपान कोष्ण जल याद रहेगा, यूनिवर्सल अनुपान है। तो इसमें क्या याद रखोगे? पहला अमृता आदि क्वाथ याद रख लो, और दूसरा इंपॉर्टेंट कोकिलाक्ष आदि क्वाथ। तो जब तुम इन दोनों क्वाथ के बारे में पढ़ोगे तो जो हमने रस पंचक डिस्कस किया है, वात रक्त में कौन सा रस पंचक वाले कल्प या फिर द्रव्य यूज करने चाहिए, तो मैच करेगा। एक बार मैच करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आसव अरिष्ट। आसव अरिष्ट हमें वात रक्त में नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जो आसव अरिष्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण उष्ण होते हैं। ठीक है, तो हमारा वात रक्त में क्या है? रक्त विकृत है ना, और उसका जो हमने देखा था कि इसका तीक्ष्ण उष्ण और जो द्रव्य गुण है उसमें विकृति आ रही है। तो अगर तुम वापस से ये यूज करोगे तो व्याधि और बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें आसव अरिष्ट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है घृत योग। घृत कब यूज करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गंभीर वात रक्त की अवस्था हो। ठीक है, गंभीर वात रक्त की अवस्था हो तब हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे घृत, क्योंकि ये लिपोफिलिक होता है, लिपोफिलिक होता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और डीपर लेवल तक जाता है। यानी कि अगर वात रक्त जॉइंट्स तक पहुंच गया है तो हम लोग घृत का यूज करेंगे, वटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आता है जीवनी आदि घृत है, गुड़ुची है, बला घृत है, शतावरी घृत है, श्रावणी आदि घृत है। तो बहुत सारे घृत चरक ने बताए हैं, वो सब हम लोग लिख सकते हैं। तेल का प्रयोग कहाँ पे करोगे?
ठीक है। तेल का प्रयोग कहाँ पे करोगे, तो उत्तान यानी कि जो हमने देखा बहिर्परिमार्जन, जो हमने देखा था चिकित्सा सिद्धांत में कि उत्तान वातरक्त में हमें बहिर्परिमार्जन चिकित्सा यूज करना चाहिए, जहाँ पे अभ्यंग था, उपनाह था, प्रलेप था, ये सब था। ठीक है। तो हम लोग अभ्यंग के लिए हम लोग तेल कौन सा, पिंड तेल सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, पिंड तेल, सुकुमारक तेल है, और अमृताद्य तेल, और या फिर मधुपर्ण्यादि तेल, जो भी तुम्हें याद रहे वो याद रख लेना। फिर गूगल का प्रयोग, गूगल कितना मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, 250 टू 500 mg प्रयोग करना है अनुपान उष्णोदक के साथ। इसमें गूगल, कैशोर गूगल, अमृता आदि गूगल, फिर उसके बाद गोक्षोर आदि गूगल का यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर आता है स्वरस, स्वरस यूज करना है उत्तान वातरक्त में ही यूज कर सकते हैं, भृंगराज स्वरस है, गुड़ुचि स्वरस है, 10 से 20 ml अनुपान जल के साथ यूज करना है। और बाह्य लेप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गृह धूम आदि लेप। ठीक है। तगर आदि लेप का भी यूज कर सकते हैं, षड धौत घृत का भी वहां पे लेप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बाकी एकल द्रव्य यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, योगासन और प्राकृत चिकित्सा क्या देख सकते हैं वो भी यहाँ पे है। उसके बाद है हमारे पास, तो संशोधन हमने देख लिया, स्नेहन कराना है, वमन कराना है, विरेचन कराना है, बस्ती और रक्त मोक्षण, पांचों क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पथ्य अपथ्य है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना, ये इजी है। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।